नमस्कार। आज मैं आपका व्याकरण का सेकंड चैप्टर वर्ण विचार समझाने जा रही हूँ। वर्ण विचार, वर्ण का क्या मतलब होता है? अक्षर, विचार का ज्ञान होना, उसके बारे में जानना। ठीक है, तो अक्षरों का विचार, अक्षरों का ज्ञान या वर्ण विचार व्याकरण में क्या होता है। इसके पहले मैंने व्याकरण में क्या क्या होता है उसको लिखवा ही दिया है। अब आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। दाएं तरफ दिए गए एक दृश्य देखिए, दृश्य में चित्र देखिए। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान है, हिरण है, मोर है ना। ये 3 चित्र यहाँ पे है और प्राकृतिक छटा है, पानी है पीछे, बगल में पहाड़ है। तो मयूर, कृष्ण, हिरण और यमुना जी, ठीक है, ये चारों शब्द हैं। इसमें है मयूर, ये कृष्ण जी, हिरण और यमुना जी, ये चारों शब्द हैं। ये चारों शब्द अनेक ध्वनियों से बने हैं, ध्वनि से बने हैं। अब यहाँ इन ध्वनियों को अलग अलग करके दिखाया गया है। कैसे? मयूर, म अलग ध्वनि है, य अलग ध्वनि, यू अलग ध्वनि और एक र अलग ध्वनि। तो अब क्या हो गया? म में कौन सी ध्वनि निकली? म अ और या ऊ से यू और र अ से र, तो मयूर। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग ध्वनियां कैसे निकली, ये आपका ये व्याकरण वर्ण विचार बता रहा है। अब हिरण में देखिए, ऐसे तो 3 शब्द हैं, 3 वर्ण हैं, सॉरी, ही र न, ही र न। ठीक है, अब लेकिन ध्वनि कौन कौन सी निकली है? ह ई निकल रहा है ना, हाँ में ई, ही, तो ही, र अ, तो र में आ निकल रहा है, तो र, न अ, न, ही र न। देखिए इतनी ध्वनि आपकी निकलनी। ठीक है, वर्ण देखिए और ध्वनि देखिए। वर्ण आपका 3 है, लेकिन ध्वनिया हा में ई निकल रहा है, रा में आ निकल रहा है और ना में अ निकल रहा है। ये आपकी ध्वनि हो गई। ठीक है, कृष्ण, कृष्ण, तो का में री निकल रहा है, ध्वनि श में ड़, श आधा श, आधे अक्षरों में नहीं, और ड़ा में अ। ओके, यमुना जी, तो यमुना जी में य अ 8 ध्वनियां निकल रही हैं। देखिए, या में आ, म में ऊ, मू, ना में आ और जी ई। ठीक है, 8 ध्वनियां निकल रही हैं, 8 ध्वनियां निकल रही हैं। ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि मयूर शब्द में छ, हिरण शब्द में छ, देखिए छ है ना, ये 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना, यही हो। तो हिरण और शब्द में छ और कृष्ण शब्द में 5 और यमुना जी शब्द में 8 ध्वनियां हैं। समझ गए होंगे आप लोग। इन ध्वनियों के और खंड नहीं किए जा सकते हैं। व्याकरण में इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, क, च, ट, त, प आदि। ठीक, जिनके खंड ना किए जाएं, इन्हीं को हम व्याकरण में ध्वनि कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक ध्वनि वर्ण नहीं होती है। वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि, आवाज भी ध्वनि होती है, किंतु उसे हम वर्ण नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वाद्य यंत्र, हम कोई बाजा बजाते हैं ना, कोई बांसुरी बजाते हैं, तो एक ध्वनि आती है, ना कि उसमें वर्ण हम समझ पाते हैं, लेकिन ध्वनि होती है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक ध्वनि वर्ण नहीं होती है। वाद्य यंत्रों, जो बजाने वाले यंत्र हैं, मशीन है, से निकलने वाली आवाज भी ध्वनि होती है, किंतु उसे हम वर्ण नहीं कह सकते। ऐसी ध्वनियां जो मुख से किसी अवयव की सहायता से निकलती है और किसी भाषा के मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त होती है, उन्हें वर्ण कहते हैं। ध्यान से समझिए, ऐसी ध्वनियां, पहले तो ध्वनि बता दिया गया कि आवाज भी ध्वनि होती है, किंतु उसे हम वर्ण नहीं कह सकते हैं। वर्ण हम किसे कहेंगे? ऐसी ध्वनियां जो मुख से किसी अवयव की सहायता से निकलती है और किसी भाषा के मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त होती है। किसी भाषा के मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त होगी तो उन्हें हम वर्ण कहेंगे। सही बात है कि जब तक आप ला इस तरह से अगर करेंगे तो इसमें आपका एक ध्वनि आ रही है। ठीक है, इसमें एक ध्वनि तो आ रही है, लेकिन इसमें एक अक्षर ल, तो ल भी निकल रहा है ना, तो ये मौखिक ही निकल रहा है। मौखिक ये समझ में आ गया ना।
तो ये हम वर्ण इसको हम कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी वाद्य यंत्र में केवल एक आवाज आ रही है तो उसको वर्ण हम नहीं कह सकते हैं। भाई कोई अक्षर समझ में भी तो आए तो उसे हम वर्ण कहेंगे, चाहे यह मौखिक रूप में उस ध्वनि को समझ में आए या लिखित रूप में। ठीक है, तो जहां वो अक्षरों का जहां बोध हो जाए, वो चाहे मौखिक रूप में, मौखिक मतलब जो बोल करके आप बताते हैं, और लिखित रूप में जो आप लिख करके बताते हैं, तो उसे हम वर्ण कह सकते हैं। समझ में आई बात? ध्वनि और वर्ण में अंतर कि ध्वनि का तो हम उसको हम मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वर्ण को हम मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं, छोटी से छोटी। अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनके और खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। ठीक है, जिनके और खंड नहीं। अब देखिए, अ, क, च, ट, त, प, अब इनके और खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए इनको हम वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला, वर्णों के क्रमिक रूप में व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ से लेके हा तक हिंदी में 48 वर्ण हैं। चलो देखते हैं कि कैसे 48, जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। ठीक है, 48। अब इसमें कौन कौन से हैं? अब क्रमिक रूप से ये सब वर्ण है, और इसको एक ढंग से जब सजा दिया जाए, जैसे बहुत सारी मोतियां बिखरी होती हैं ना, तो उसका कोई मोल नहीं होता है। लेकिन अगर उसको गूंथ करके सुंदर माला बना दिया जाए तो उसका एक हो जाता, माला शब्द हो जाता है ना, माला में वो मोतियां हैं। उसी तरह इधर उधर अगर शब्द वर्ण अगर बिखरे हैं तो उसका कोई मोल नहीं। अगर उसको एक सीक्वेंस में अगर हम रख देते हैं तो वो वर्णमाला बन जाती है। ठीक, हिंदी वर्णमाला, स्वर अ आ, ई, ओ री, ए आई, ओ आओ। ठीक है, ये आपका स्वर, इन्हें हम वॉवेल्स भी कहते हैं और इनको हम स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अयोगवाह, अयोगवाह किसको कहते हैं? जो बिना किसी योग के बने, अर्थात ये किसी के आगे बनते हैं, इनका स्वयं का नहीं होता, ये किसी बिना किसी योग के बनते हैं। जैसे अनुस्वर अम, अनुनासिक अ, विसर्ग अह। ठीक है, 3 वर्ण है ये। ठीक, अयोगवाह, इनको अयोगवाह कहते हैं। देखिए, ये अ की ध्वनि निकलती है ना, तो अन, अनुनासिक अ, नासिका से आ जाएगा, विसर्ग आहा, तो ये आ जाएगा। व्यंजन का वर्ग, अब का वर्ग में क्या कहा जाएगा? का वर्ग इसमें रहेगा, क, ख, ग, घ, इंग्या। च वर्ग में च, छ, ज, झ, या। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त वर्ग में त, थ, द, ध, ना। प वर्ग में प, फ, ब, भ, मा। ये आपका यहाँ तक, और इसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ये 25 होंगे अभी ये प वर्ग तक। अब अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? य, र, ल, व, इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, सेमी वोवेल्स। 11 ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे? इसका सब चीज का एक नाम होता है ना, मोतियों को गूंथ दिया तो उसका एक नाम हो गया, तो उसी प्रकार हम माला, लेकिन अगर वही हम इन अक्षरों के भी अगर इनको हम सीक्वेंस में रख रहे हैं तो इनका तो एक नाम होगा ना, तो इसीलिए तो ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे? श, श, स, ह। ठीक, और उच्छिष्ट व्यंजन आता है क्वेश्चन में कि बच्चों स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? तो स्पर्श व्यंजन हम ये 25, जैसे क वर्ग, च वर्ग, 5 वर्ण आते हैं तो 25 आ जाएगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसको स्पर्श व्यंजन कहेंगे। अच्छा बच्चों बताओ अंतस्थ व्यंजन किसे कहेंगे? तो ये होगा य, र, ल, व, आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हम उसे कहते हैं जो 2 अक्षरों से मिलकर के बना होता है। कौन से? जो जैसे छ और क और खटकोड़ वाला श मिला के छ बन गया, त्र। अब इसमें देखिए त और र दो अक्षरों के मेल से बना, इसलिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त में मिलाना, तो संयुक्त व्यंजन हो गए। ज्ञ, ज और या मिला के ज्ञ, स्र, श और र मिला के श्र, ये 4 वर्ण आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। छ, त्र, ज्ञ। तो इस तरह से आपकी ये वर्णमाला हो गई। अगर आप को टोटल करेंगे इस तरह के तो आपका सारा शब्द कितने का है, सारी बुक लिखी जाती है कितने वर्णों को लेकर के? केवल 48 वर्णों से ही आपका हो जाता है। तो इसी को हम वर्णमाला कहेंगे।
हम जैसे भी संयुक्त व्यंजन बताए थे, अंतस्थ व्यंजन बताए थे, ऊष्म व्यंजन बताए और स्पर्श व्यंजन बताए पहले, और स्वर भी बताए। तब कुछ आगत ध्वनियां भी होती हैं। आगत ध्वनियां अब किसे कहते हैं? विदेशी प्रभाव से आगत क, देखिए क है, इसके बाद यहाँ पे डॉट लगा है तो इसको पढ़ेंगे क। ख के नीचे एक डॉट लगा है, ख। ग, ज, जेब्रा, जो हम पढ़ते हैं जेब्रा, ठीक है। आ ध्वनियां प्रमुख है। ये उच्चारण की दृष्टि हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, ये वाली लाइन अ ध्वनियां प्रमुख है और क ख ग ध्वनियों का प्रचलन आजकल कुछ कम हो गया है, लेकिन ज और फक्र, जेब्रा, तो इस तरह की आपको आगत ध्वनियां इनको कहेंगे, काफी प्रचलित है, ठीक है। और जैसे फक्र, ज, जेब्रा, तो इस तरह से इनको आगत ध्वनियां कहेंगे। स्वर और व्यंजन, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? आपको उच्चारण की दृष्टि हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं, हिंदी वर्णमाला के, ध्यान दीजिएगा। तो इसको एक स्वर और एक व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण में जो मुंह से निकलता है, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या रुकावट के तथा बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से होता है तो उसे हम स्वर कहते हैं। सही बात है। आ अगर बोलेंगे तो उसमें किसी की भी सहायता नहीं होती है, लेकिन अगर का बोलते हैं तो का में आ जरूर आता है, वो व्यंजन है का, किसी की सहायता उसको लेनी पड़ रही है। लेकिन आ बोल रहे हैं तो उसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। स्वर को स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं। स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यही बता रहे थे ना, किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वरों के उच्चारण से हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते। हिंदी में 11 स्वर हैं, याद रहेगा। अक्सर लोग पूछ लेते हैं बच्चों, आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। आ ए ओ री, ए आई ओ आओ, ठीक है। ये आपके वॉवेल्स हो गए, स्वर हो गए। स्वर किसी शब्द के प्रथम अक्षर के रूप में अपने मूल रूप में आ सकते हैं, जैसे अब, आम, इस मूल रूप में आ ही रहे हैं। ये मूल रूप है इनका, ये उनका मूल रूप है। और उसी रूप में ये देखिए सारे सामने आए हैं, रेड रंग कलर का है ये। ईक, उस, ऊन, ऋतु, एक, ऐनक, और, ठीक है। ये आपका मूल रूप में ही आए हैं, कोई चेंजेस नहीं है। वो जैसे यहाँ पे थे वैसे यहाँ पे आ गए, इसी को मूल रूप कहते हैं। स्वर शब्दों के अंतिम अक्षर के रूप में भी आ सकते हैं, जैसे कढ़ाई, कौवा शब्दों के अंतिम अक्षर के रूप में। अंतिम अक्षर में रेड देखिए, आ, कौवा, लीजिए, सुनाओ। और स्वर शब्दों को बीच में भी आ सकते हैं, कुंवारा, आ, लड़ाइयाँ, ई, आईना, ई, पढ़ाएगा, ए, आ गया ना। इन्हीं को हम स्वर कहते हैं, मतलब कहीं भी आ सकते हैं। ये शब्द के पहले भी आ सकते हैं और अक्षर के प्रथम अक्षर के रूप में भी आ सकते हैं और मूल रूप में ही आते हैं, कोई चेंजेस नहीं रहती। और बीच में भी आ सकते हैं ये स्वर और लास्ट में भी आ सकते हैं ये, जैसे कौवा, आ, कढ़ाई, ई, आया ना। तो ये आपका स्वर है। स्वरों के भेद। अब चलिए स्वरों के भेद पढ़ते हैं कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद होते हैं। अब 3 भेद होते हैं। किसे? हिर्स स्वर। हिर्स स्वर, शॉर्ट वॉवेल्स, जिन स्वरों को बोलते समय कम समय लगे उन्हें हम हिर्स स्वर कहते हैं। हिर्स स्वर कहते हैं। देखिए स्वर का कितना सुंदर ये चित्र भी बना हुआ है आपकी बुक में, आ ए ओ, ठीक है। ये आपका चित्र है, जहां पर आप स्वर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे वहां ये फिगर आप जरूर बना लीजिएगा। और हिर्स स्वर, तो अब इनकी संख्या 4 है, याद रखिएगा। अ, ए, ओ, री, बहुत समय नहीं लगा इसमें। अगर यही बड़ा बोलते आ, थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अ बहुत कम समय लगा। ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के बोलते समय हिर्स स्वरों को दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे संख्या में 7 हैं, हिर्स स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 हैं। आ, ई, उ, ए,
आय, ओ, औ, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इनमें ज्यादा समय आ रहा है, इसको उच्चारण करने में कम समय लग रहा है और इसको उच्चारण करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है। ये आपका दीर्घ स्वर हो गया। प्लुत स्वर, जिन स्वरों को बोलते समय मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। स्वर का प्लुत रूप दिखाने के लिए आगे 3 लिख दिया। इसकी पहचान है कि ये 3 के जैसे लिखा जाता है प्लुत स्वर। जैसे ओम, इसमें कहा ना दुगुना समय तिगुना समय लगता है। ही राम, है ना, दोनों से ज्यादा समय लग रहा है। ओम, तो ओम नहीं बोल देते हैं। अगर है ओम तो यहाँ पे ज्यादा ओम ज्यादा निकल रहा है ना, तो वो प्लुत स्वर हो जाता है। जहाँ पे दोनों से ज्यादा टाइम लगे उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक है, ये आपका स्वर के भेद। सब बच्चे अपनी कॉपी में इसको अच्छे से बना करके, जितने अच्छे से बना सकें स्वर के भेद, वो हमें करके दिखाएंगे। ठीक, जब स्वर व्यंजनों के बाद आते हैं तो उन्हें पूरा ना लिखकर केवल मात्राएं लिखी जाती हैं। जब स्वर व्यंजनों के बाद आते हैं तो उन्हें पूरा ना लिखकर केवल उनकी मात्राएं लिखी जाती हैं। जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो व्यंजनों पे वो मात्राएं लगती हैं। व्यंजन तथा मात्राएं मिलकर अक्षर बनते हैं। व्यंजन और मात्राएं, यहाँ पे आपका स्वर की मात्राएं हैं। ठीक है, स्वर और उनकी मात्राएं दिखाई गई है। मात्रा युक्त शब्द कैसे ये इनकी मात्राएं हैं। छोटी ई की मात्रा लगी है, कहीं बड़ी ई की मात्रा, कहीं ऊ की मात्रा, कहीं बड़े ऊ की मात्रा। ओके, और ये देखिए अलग से मात्रा भी दिखाई है। तो आपको तो आई होप आपको याद आता होगा ये सब मात्राएं तो। ठीक है, और जिन व्यंजनों में आ की ध्वनि नहीं मिली होती उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जिसमें स्वर नहीं मिला होता है तो आधा ही फिर माना जाता है, वो आधा अक्षर, तो उसे हलंत से दिखाया जाता है। देखिए आधा व्यंजन या लिखा भी है आधा व्यंजन, जैसे क, तब इसमें आ अगर नहीं मिला है आपका तो यहाँ पे हमेशा हलंत रहेगा। तो हलंत आधा अक्षर मतलब उसमें स्वर नहीं मिला है। और ये अगर हम हलंत हटा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क पूरा अक्षर है। चा ये आधा अक्षर माना है। आधे अक्षर की ये पहचान होती है कि इसमें नीचे हलंत लगा है। ठीक है, तो ट में भी हलंत है, इसमें अ नहीं जुड़ा है। नहीं तो अगर आप पूरा बुलाते हैं प, तो प में अ पूरा निकल रहा है, प क, तो उसमें हलंत नहीं लगता। लेकिन अब ये हलंत दिख रहा है तो इसके मतलब ये आधा है। रा के साथ ऊ और ऊ की मात्रा इसके नीचे नहीं बल्कि सामने लगाई जाती है। अभी एक भी पहचान बताइए बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। आप अक्सर मात्राएं लगाने में गलती करते हैं कि रा के साथ ऊ और ऊ की मात्रा इनके नीचे नहीं बल्कि सामने लगाई जाती है। जैसे रा में छोटे ऊ की मात्रा, तो देख लीजिए ये रू, और रा में बड़े ऊ की मात्रा, तो ये एकदम ऐसे घुमा करके एकदम आगे की तरफ ये बना दिया जाता। याद रहे छोटे ऊ की मात्रा में ऐसे ही होता है केवल। ठीक है, ऐसे रू रू, लेकिन अगर इसको बड़े ऊ की मात्रा बनाएंगे तो एकदम ऐसे घुमा देंगे रू। ठीक है, अंतर है ना, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे हो जाता है। और ये नीचे नहीं होता ऊ की मात्रा, हमेशा ये ऐसे होता है, यहाँ बगल में लगाया जाता है। चलिए अब ये हो गया आपका, ध्यान रखिएगा। तो आप उसको रू, तो याद उच्चारण में समझ में आ जाता है कि रूप, तो रूप बड़े ऊ की मात्रा है इसमें। रूप जो ज्यादा देर तक आवाज स्वर निकले वो बड़े ऊ की हो जाती है। अयोगवा अन और अह दो ऐसी ध्वनियां है जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, वो अयोगवा होता है योग ना होने पर। जैसे सा में अन लगता है, गा में अन, गा में आ लगता है, तो संग सन में अन लेगा ना, आ और ता, अतः ता के बाद अह निकला तो अतः हो गया। ये अयोगवाह शब्द होते हैं। और अनुस्वार का चिन्ह, ये जो लाइन होता है उसके ऊपर एक बिंदी की तरह जैसे होती है ना, डॉट की तरह, ये अनुस्वार होता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ग के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। ये अनुस्वार का निकलते, जैसे वो सहायता से किया, जैसे पंकज, तो पा में अनुस्वार लगाना, बिंदी, थोड़ा नासिका से आवाज आती है, चंचल,
हंस, दंगल, तो इस तरह से दंगल, तो थोड़ा नासिका हो गई तो उसमें अनुस्वार होगा। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु होता है जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु और मुख दोनों से निकलती है, जैसे आंख, चांद, पहुंच, हंसना आदि। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह होता है, इसका उच्चारण हा के समान होता है। इसका प्रयोग संस्कृत के मूल शब्दों के आगे किया जाता है, जैसे अतः, प्रायः, प्रातः, अंततः। ये आपका विसर्ग होता है। ये जो दो बिंदियां लगती हैं ये विसर्ग होता है। चलिए अब कंसोनेंट। व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु का प्रवाह रुक कर निकलता है। व्यंजन का उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से होता है। मैंने कहा था ना कि स्वर में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से। जैसे क अगर हम बोल रहे हैं तो हमेशा वो आधा ही रहेगा, लेकिन अगर वो स्वर मिल जाएगा क पूरा हो जाएगा। पा में आ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और ये उच्चारण के स्थान व्यंजनों को इनके 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहले ही आपको बता दी हूं मैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ। स्पर्श व्यंजन जो हम कंठ, तालु, दांत, ओष्ठ तथा मूर्धा का स्पर्श करके मुख से बाहर निकलते उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का ध्यान से बोलिएगा। तो अगर का आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं का आपके तलवे को टच कर रहा है तो उसको स्पर्श कर रहा है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। माँ तक सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। ये संख्या में 5 होते हैं, 25। और अभी इसके पहले भी मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन, ये सारे 25 वर्ण हो गया ना, कर, चवर, तवर, पवर, ये सब। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, त, थ, द। अब यहाँ पे आपकी जीव तालु को छू रही है तो कहीं ना कहीं टच कर रहा है, निकल रहा है, तो टच करके आवाज निकल रही है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे। प, फ, ये ओठों को टच करते हुए दूसरों को, जब तक एक दूसरे टच नहीं करेंगे तब तक ये निकलेंगे नहीं, इसलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का शब्द अर्थ है कि मध्य में रहने वाला। अंतस्थ ये अंदर, मुंह के अंदर से निकलेंगी पूरी, जैसे या, रा, ला, व, ये अंदर से निकल रहा है तो ये अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन भी मैंने बताया था, श, 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 हा। और संयुक्त व्यंजन इसको भी अभी मैंने बताया, क, श, छ, कक्षा। का और शा मिला के छ बना है, ता और रा मिला के त्र। और इस तरह के मैंने अभी बताया आपको। ज्ञा बना है जा और या को मिलाकर, और श्रा को, तो इसलिए 2 शब्दों के मैच से बना है ये, तो इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन, जब स्वर रहित व्यंजन समान रहित अर्थात संयोग होता है तो उन्हें द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन चम्मच, 2 बार, ये 2 बार यूज हो रहे हैं ना, आधा माँ और पूरा माँ, आधा ता और पूरा ता। पत्ता, गन्ना, ठीक है। संयुक्ताक्षर, ये संयुक्ताक्षर हम आपको बताए ही हैं, अभी ऊपर संयुक्ताक्षर बताए थे ना। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन के संयोग होता है तो उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। कैसे? जैसे सख्त, तो ता में ख मिलकर के उच्चारण हो रहा है ना, सख्त। लग्न, तो गा और ना एक साथ उच्चारण हो रही है, अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से संयोग होता है, लग्न। भक्त, कार्ता एक साथ ही संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक, अब आइए लास्ट का आपका वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद आपको सबसे पहले मैंने बता दिया था कि एक में जितनी ध्वनियां आपको निकले वही आपका वर्ण विच्छेद हो। जैसे पन घट, तो पा में आ, ना में ना, तो आ, घ में आ, टा में आ, जितनी ध्वनियां निकले एक शब्द की वही आपका वर्ण विच्छेद होता है। गायक, तो गा आ निकला, य आ निकला, छोटा य है तो अ निकला, अगर गा पे मात्रा है तो उसपे बड़ा आ निकला, का है तो अ निकला। तो ये आपका वर्ण विच्छेद हुआ, यही आपका वर्ण विचार हुआ। ठीक है, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, वर्ण विच्छेद और व्यंजन के भेद, अंतस्थ व्यंजन, ये सारे, और स्वरों के, ये आपका वर्ण विचार से ज्ञान हुआ। धन्यवाद।